के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू। विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रश्नकाल के बाद बजट पर आज फिर से होगी चर्चा। कांग्रेस ने बजट को लेकर सरकार पर किए तीखे प्रहार। कहा, उत्तराखंड पर 5 साल में 70,000 करोड़ का हो गया ऋण। उत्तराखंड में अब तक बटे 12.58 लाख डिजिटल राशन कार्ड। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री रेखा आर्य ने सदन को दी जानकारी। उत्तराखंड में आज से गैस कनेक्शन लेना हुआ महंगा। अब जमा करनी होगी आर्थिक सिक्योरिटी मनी। चारधाम यात्रियों को दिया जाएगा 1 लाख रुपए का बीमा। मंदिर परिसर में जाने पर मिलेगी राशि। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले ही तेजी से गिरा पारा। कई जिलों में आज भारी बारिश। येलो अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां पर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रश्नकाल के बाद बजट पर चल रही चर्चा। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंचे हैं, यह अहम जानकारी आपको बता रहे। प्रश्नकाल के बाद बजट पर चल रही है चर्चा। तो प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा चल रही है और विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। विधानसभा में तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा चल रही है। तो प्रश्नकाल के बाद बजट पर चल रही है चर्चा। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको बता दें। जहां पर कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है और आज सत्र का तीसरा दिन बताया जा रहा है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रश्नकाल के बाद बजट पर चल रही है चर्चा। और कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज तीसरा दिन सत्र का। और विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं विधानसभा में अभी प्रश्नकाल का दौर जारी है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार के मंत्रियों पर बिना तैयारी के साथ सत्र में आने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि मंत्री द्वारा विपक्ष के सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा। और अब सीएम धामी ने विपक्ष के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार इस सत्र को गंभीरता से ले रही है, साथ ही हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरी गंभीरता के साथ सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। अपनी बातें कहनी है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार हर बात का सकारात्मक रूप से जवाब देगी और जो बजट है और जो सदन की कार्रवाई है वो सभी सकारात्मक रूप से ले रहे हैं और उत्तराखंड के विकास के अनुरूप, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप हमने इस बार का ये बजट भी तैयार किया है। ये बजट जो उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया है वो बजट सबकी जन भावनाओं के अनुरूप है, क्योंकि इससे पहले हमने संवाद भी किया है, लोगों से उनकी राय भी ली है, उसके अनुरूप ही इसको बनाया है।
खबर है खटीमा से, जहां पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र सीमांत में युवाओं ने मुख्य चौराहे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नेशनल हाईवे जाम किया है। तो वहीं नारेबाजी कर रहे युवाओं ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई सेना में भर्ती के अग्निपथ योजना से नाराज युवाओं ने सरकार को प्रदर्शन के माध्यम से इसको वापस लेने की मांग की। घंटों नेशनल हाईवे जाम को खुलवाने को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन की कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी है। अगली खबर सितारगंज से है, जहां पर अतिक्रमण से घिरे शेष 15 तालाबों को मुक्त कराने के लिए प्रशासनिक अफसर गंभीर हो गए हैं और एसडीएम ने जल्द ही तालाबों को खोदकर जल संरक्षण के निर्देश भी दे दिए हैं और कहा कि जल्द ही तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। तो वहीं एसडीएम तुषार सैनी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। यहाँ पर 47 तालाब चिन्हित किए गए हैं। कुछ तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर पुराने अस्तित्व में लौटा दिया गया है और करीब 15 तालाब शेष बचे हैं। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर राजाजी टाइगर रिजर्व के दरवाजों पर 5 महीने के लिए ताले लग गए हैं और अब नवंबर में सैलानी जंगल सफारी कर सकेंगे। पिछले साल के मुकाबले चीला रेंज में 2 गुना पर्यटक जंगली जानवरों के दीदार के लिए पहुंचे हैं और आपको बता दें कि वहीं सरकार की ओर से 15 नवंबर से सैलानियों के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व के गेट खोल दिए जाते हैं और इसमें जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध चीला रेंज में भी पर्यटकों को जंगल सफारी कराई जाती है और बरसात के सीजन में सभी गेटों को बंद कर दिया जाता है। इस बार पिछले साल के सापेक्ष करीब 2 गुना सैलानियों ने जंगल सफारी का आनंद उठाया है। वहीं साल आपको बता दें कि 12,854 सैलानियों ने जंगल सफारी की है, जबकि इस साल 21,664 पर्यटक जंगल सफारी के लिए चीला पहुंचे हैं। साथ ही इससे इस बार चीला रेंज प्रशासन के राजस्व में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस के विधायकों ने सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीबीआई जांच की मांग सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के खिलाफ की है। तो वहीं कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि सेवा अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उनमें पूरी तरीके से धांधली देखने को मिल रही है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। इस पर सरकार को सख्ती से कार्रवाई लेनी चाहिए। उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, युवा प्रदेश का सवाल है। सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए और आयोग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। एंट्रार कंपनी सटकुल पंतनगर में के 6 में कार्यरत मजदूरों के बच्चे सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, मजदूरों, किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ श्रम भवन रुद्रपुर में पहुंचे हैं, जो शुक्रोश के साथ बाल पंचायत किया और बाल पंचायत को संबोधित करते हुए बच्चों ने कहा कि उत्तराखंड शासन द्वारा 30 मई को एंट्रार कंपनी की तालाबंदी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। 1 जून 2022 को उक्त के क्रम में कुमाऊं कमिश्नर महोदय ने बच्चों को वचन दिया था कि 2 दिन में सभी मजदूरों को 3 माह का पूरा वेतन भुगतान कराया जाएगा और कंपनी की तालाबंदी खत्म कर सभी मजदूरों को काम पर बहाल कर दिया जाएगा। कंपनी के किच्छा प्लांट में स्टैंडिंग ऑर्डर का उल्लंघन कर करीब 700 कैजुअल मजदूरों को खतरनाक मशीनों व मुख्य उत्पादन गतिविधियों में नियोजित किया गया है, जिससे आए दिन मजदूर विकलांग हो रहे हैं। इनको बुला लो जरा, ना इनको बोल दो जरा, इनको बुला लो एक बार।
खबर दिनेशपुर से है, जहां पर दिनेशपुर थाना अंतर्गत पीपल पड़ा रेंज में विगत दिनों खनन माफियाओं के द्वारा खनन किया जा रहा था और ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर रेता बजरी जंगल से बाहर निकलते समय वन कर्मियों ने रोक लिया, जिसमें खनन माफियाओं के द्वारा वन कर्मियों के साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया, जिसको लेकर वन कर्मियों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। तो वहीं पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराने के बाद लगातार आरोपी खनन माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ के अभियान चला रहे थे। वहीं दिनेशपुर पुलिस के द्वारा एक खनन माफिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अपना तिलपुरी खुला के पास में वन विभाग के जो हमारे बीट अधिकारी थे उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी थी और सरकारी कार्य बाधा पहुँच रही थी। उस संबंध में मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें एक नामजद मुकदमा मुलजिम रजा उसको आज गिरफ्तार किया गया और बाद उसको गिरफ्तार की मांग में पेश किया गया। खबर देहरादून से है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष में मंत्रियों पर अधूरे होमवर्क के साथ सदन में आने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि सदन में प्रश्नकाल के दौरान जब विधानसभा के सदस्यों ने मंत्री से समाज कल्याण और परिवहन से जुड़े सवाल किए तो विभागीय मंत्री जवाब नहीं दे पाए, जिस बात का प्रमाण है कि सत्ता पक्ष के मंत्री अभी भी जनहित के मुद्दों पर गंभीर नहीं है और यही कारण है कि उनके द्वारा सदन में अधूरे होमवर्क के लिए उतारा जा रहा है। उत्तराखंड राज्य को बने लगभग 22 साल पूरे हो चुके हैं, तो वहीं राज्य के भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, जिनको लेकर हर बार सत्ता में रही पार्टियों से प्रदेश की जनता के साथ विपक्षी दलों ने हमेशा पहाड़ों की समस्या को लेकर सरकार को घेरने के साथ साथ आपको बता दें कि उचित समाधान जल्द निकलवाने का काम किया है। और इस बार सत्ता में दोहरा शतक मार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए प्रचंड बहुमत के साथ सिंहासन पर बिठाया है। तो वहीं आपको बता दें कि अब जनता को अपेक्षा है कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पलायन और सीमांत क्षेत्र विकास योजनाओं से हर घर और हर गांव आबाद रहे। यही वजह है कि इस बार धामी 2.0 के बजट में पलायन पर रोकथाम करने की योजना पर 25 करोड़ की बजट में स्वीकृति मिली और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए 20 करोड़ के प्रावधान बजट में रखा गया है। बजट तो मिल चुका है, लेकिन क्या ये बजट पलायन, बेरोजगारी और गाँव को आबाद करने में कितना कारगर होगा, ये भी देखना होगा। इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सत्ताधारी विधायकों की माने तो नए बजट को लेकर अपने विचार पेश किए, जिसमें उन्होंने कहा कि इस साल का बजट सतत समावेशी बजट है, जिसमें किसी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट पिछले सालों के बजट से काफी अलग और काफी बेहतर है। इसी के साथ पलायन को लेकर उन्होंने कहा कि इस साल के बजट से राज्य को काफी लाभ होगा। जो लोग बाहर पलायन करते हैं वो निश्चित ही वापस लौट कर आएंगे और गाँव में रह रहे लोगों को ज्यादा फायदा होगा। लोग अपने गाँव वापस लौट कर आएंगे, इससे राज्य और राष्ट्र दोनों को ही फायदा होगा। मेरे ख्याल से पुष्कर सिंह धामी जी ने और प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो बहुत ही लोगों से विचार विमर्श करके और राज्य की आवश्यकताओं को देख करके वो बनाया गया है और सरप्लस बजट है। उसमें कोई पलायन को और सीमांत क्षेत्रों का विकास के लिए कितना निश्चित रूप से इससे पलायन रुकेगा। जो सारी उसमें व्यवस्थाएं खाली 44 करोड़ या कुछ करोड़ की बात नहीं है, ये टोटलिटी में अगर आप देखेंगे और विशेषकर गाँवों के लिए इस बजट से लोग अपने गाँव की तरफ लौटेंगे। जिस तरह की जगह जगह जो है आप ये देखिए कि जो हेलीपोर्ट की बात हो रही है, अगर हम गांव की तरफ लौटेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा जो है राज्य को भी होगा और अंततः राष्ट्र को होगा। वहीं बजट से नाखुश विपक्षी नेताओं का मानना है कि युवा वर्ग के स्वरोजगार के लिए बजट तो पेश किया गया है, किंतु रोजगार कैसे उपलब्ध होगा इस प्रश्न पर बजट मौन है। साथ ही उन्होंने राज्य के निर्माण में महिला शक्ति की महत्वपूर्णता बताते हुए कहा कि बजट ने इस मातृ शक्ति को निराश किया है
ये बजट किसानों के हितों के विपरीत है। साथ ही इस बजट को घोर निराशाजनक ठहराया। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने आंकड़ेबाजी की जादूगरी दिखाकर कि ये बजट प्रस्तुत किया है और सारा का सारा ध्यान केंद्रीय योजनाओं पे केंद्रित किया गया है। उतारने के लिए कोई संसाधनों का जिक्र नहीं है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे उपलब्ध होगा, इस परिप्रेक्ष्य में बजट मौन है। ये राज्य जिस राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का अहम योगदान रहा, उस मातृशक्ति को इस बजट ने घोर निराश किया है। ये बजट किसानों के हितों के विपरीत है। मैं कह सकता हूं, सरकार ने आंकड़ेबाजी की जादूगरी दिखा करके ये बजट प्रस्तुत किया है और सारा का सारा जो फोकस था वो केंद्र द्वारा जो योजनाएं दी जाती है, केंद्रीय द्वारा जो बजट दिया जाता है, उस पर ही फोकस था। तो घोर निराशाजनक वाला बजट आज सरकार ने सत्र में जो है प्रस्तुत करने का। बजट की बड़ी बातों पर गौर करें तो 65,571.49 करोड़ का भारी बजट पेश हुआ। बीते वर्ष से 12% अधिक का बजट 2.0 40 करोड़ के साथ होगा स्वरोजगार का सृजन। 25 करोड़ से होगी पलायन रोकथाम की शुरुआत। दीनदयाल किसान कल्याण योजना को मिला 55 करोड़ का साथ। स्थानीय फसल को 7.5 करोड़ से प्रोत्साहन। मेरा गांव मेरी सड़क प्रावधान पर 14 करोड़ तय। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु 55 करोड़ का बजट तय। देवभूमि से पलायन रोकथाम और विकास की योजनाएं जो इस प्रदेश की जनता को अपेक्षाएं हैं। बेहतर बजट के साथ प्रदेश का विकास होगा या मुद्दे हवा में रह जाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बजट को लेकर विपक्ष ने अब मोर्चा खोल दिया है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर अलकनंदा पार्किंग मैदान में भारतीय किसान यूनियन भानु के किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को होने वाली कई समस्याओं पर चर्चा भी की गई है। और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार से किसान आयोग बनाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट से किसान नेताओं की संपत्ति की जांच कराने की मांग करी है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह से कई आयोग बनाए गए हैं, उसी तरह से किसान आयोग भी बनना चाहिए। कुछ संगठन गाजीपुर पे थे, राकेश टिकैत, गुरनाम चंदूनी, योगेंद्र यादव, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे कांग्रेस की फंडिंग से चल रही थी और उनको किसानों का कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना था। केवल उनको करोड़ों रुपया की फंडिंग मिली थी, इसलिए वो न तो चाहते थे किसानों का भला, चाहते थे कि आंदोलन यहां से हट जाए। आंदोलन हटता तो उनको फंडिंग कौन देता? कांग्रेस देश में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, तब से सरकारों को अस्थिर करना चाहती है। अब कोई तो किसान नेता खनन माफिया है, कोई किसान नेता शराब माफिया है और कोई किसान नेता किसानों के संगठनों को बेचकर पैसा कमाने वाला, जैसे राकेश टिकैत।
अगली खबर है खानपुर से, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार एवं विधायक खानपुर उमेश कुमार के द्वारा एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें उमेश कुमार ने ऐलान किया था कि खानपुर विधानसभा के निवास करने वाली विधवा व अनाथ बच्चों को हर महीने वो अपने निजी खर्चे से एक राशन किट देंगे। इसी के तहत राशन वितरण का काम किया गया। अभी तक अगर बात करें तो पूरी खानपुर विधानसभा से लगभग 500 महिलाओं को चिन्हित किया गया। साथ ही विधवा महिलाएं बोली कि पिछले कई दशकों से गरीबों को सुनने वाला कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। उन्होंने कहा कि खानपुर विधायक उनके लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। देखिए, मान्यवर हमारे जो विधायक हैं उमेश कुमार जी खानपुर विधानसभा के, इनका हर एक कदम ही सब विधायकों से बिल्कुल अलग है। आज तक जितने यहाँ विधायक रहे हैं उन्होंने इस तरह का कदम आज तक कोई किसी भी विधायक ने या सांसद ने यहाँ पर नहीं उठाया। किसी भी विकास को लेकर देख लो, चुनाव से पहले ही उमेश कुमार जी ने वे काम यहाँ पे करके दिखा दिए जो कभी 4-4 बार के विधायक होते हुए भी वे काम नहीं करा पाए। वो काम इन्होंने उमेश कुमार जी ने चुनाव से पहले कराए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए इसका भी बहुत धन्यवाद। देखो, विधायक जी उमेश कुमार जी जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिन गरीबों को खाने को वो नहीं था, उनकी कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं था, एक हमारी विधानसभा में उमेश कुमार जी विधायक बन गए इस सबकी समस्या सुन रहे हैं और अनाथ बच्चों को और गरीब बच्चों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। अभी पिछली बार इन्होंने 11 कन्याओं की शादी कराई। सबसे पहले इन्होंने देखो हमारे क्षेत्र में तो शायद पूरे भारतवर्ष में कहूँगा, वहाँ जो शादियाँ हुई उसमें हिंदू और मुस्लिम की सबकी शादी हुई। उन्होंने एक छत के नीचे वहीं तो निकाह हो रहा है, वहीं फेरे पंडित जी कर रहे। देखो कितना भाईचारा करा, आज तक किसी ने करा। ये मैं कहूँगा कि ये विधायक उमेश कुमार जी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आप देख रहे होंगे अभी आज तकरीबन 250 विकलांग बच्चे, अनाथ बच्चे और विधवाएं महिलाएं, इनको राशन वितरित किया गया करीब 250 महिलाओं और बच्चों को। और इससे आगे अगले महीने शायद ये 500 से ऊपर बढ़ने वाले हैं। कुछ लोग आए ही नहीं। इतना सराहनीय कार्य है भाई उमेश कुमार जी द्वारा। ये इसके लिए मतलब कुछ शब्द कहें वो भी बहुत कम है। और लंढौरा के राशन डीलरों द्वारा गरीबों को निवाला खाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि राशन डीलरों ने मिलीभगत कर सफेद कार्ड धारकों को पहले कार्ड थमा रखे हैं, लेकिन राशन डीलर सफेद कार्ड का राशन खुद खा रहे हैं। बुधवार को लंढौरा के दर्जनों लोगों ने खानपुर विधायक से राशन डीलरों की शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। बताते चले कि पिछले दिनों अनियमितताओं के चलते लंढौरा के कई राशन डीलरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे, जिसके बाद उपभोक्ताओं को अन्य राशन डीलरों के यहाँ से राशन उपलब्ध हो रहा था। बुधवार को लंढौरा निवासी धर्मेंद्र बंसल, सिंकी अग्रवाल, सची बंसल दर्जनों उपभोक्ता बुधवार को राशन लेने के लिए पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उनके नाम पर पीला नहीं बल्कि सफेद कार्ड आवंटित है। उपभोक्ताओं ने बताया कि पिछले कई सालों से राशन डीलर उन्हें पीले कार्ड के गेहूं चावल दे रहे थे, जबकि उनके नाम सफेद कार्ड ही आवंटित है। और कालाडूंगी तहसील सभागार में जनपद नैनीताल लेखपाल संघ की बैठक में लेखपालों ने ऐलान किया है कि उनके कार्यक्षेत्र से अतिरिक्त सर्कल क्षेत्र हटाए जाएं, अन्यथा लेखपाल संघ को कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिलाध्यक्ष ताराचंद्र घड़ियाल ने कहा कि जिले भर की तहसीलों में लेखपालों की भारी कमी है, जिसके चलते एक लेखपाल के पास 2 से 3-4 तक सर्कल है, जिस कारण वो खुद को तो परेशान है ही और क्षेत्रीय जनता के कार्यों में विलंब होने से जनता भी परेशान है। उत्तराखंड लेखपाल संघ के माध्यम से ये मांग सरकार तक भेजी जा रही है कि अगर 10 दिनों के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अतिरिक्त सर्किल के कार्य का बहिष्कार भी किया जाएगा। नैनीताल के लेखपाल संघ की बहुत महत्वपूर्ण बैठक तहसील कालाडूंगी में, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी गतिमान है। तो इसमें राज्य गठन के बाद से ही एक तो हमारे लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन नहीं हुआ है, लेकिन 2000 से लेकर अब तक 2022 तक लगातार जो जनसंख्या घनत्व बढ़ा है तो उसका प्रभाव हमारे लेखपालों पर पड़ा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 20 सालों से प्रत्येक लेखपाल अपने मूल क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त लेखपाल क्षेत्रों पर भी काम कर रहा है। तो लगातार लैंड रिकॉर्ड्स के मामले हों या हमारे सर्टिफिकेट्स के मामले हैं, सेवा का अधिकार है, सीएम हेल्पलाइन है,
विभिन्न आयोगों के जो मामले हैं वो समय से हम निस्तारित नहीं कर पा रहे, तो जिससे कहीं ना कहीं जनता का भी काम समय से नहीं हो पा रहा है और उसका एक प्रतिकूल प्रभाव कहीं ना कहीं समाज पर पड़ रहा है। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।